मेरी मॉम अ, वहाँ पे ही मर गई। हम लोगों ने उसकी पूरी बॉडी जली हुई देखी थी और मेरा मेन एम था कि घर छोड़ना है, मुझे घर पे नहीं रहना है। मुझे शायद लड़कियाँ पसंद है, बट फैमिली को तब तक भी मैंने नहीं बताया था। और वो हो जाने के बाद उन्होंने बस यही कहा कि कभी कॉल मत करना और घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद रहेंगे। मेरा नाम है मोनिशा अजगावकर, मैं बॉम्बे से बिलॉन्ग करती हूँ। मैं मिडिल क्लास फैमिली से पैदा हुई हूँ और मैं एक फ़ोटोग्राफ़र हूँ। मेरी खुद की कंपनी है द फ़ोटो डायरी और मैं एक एलजीबीटी एक्टिविस्ट हूँ। मैं आपको मेरी कहानी बचपन से बताना चाहती हूँ। मेरे परिवार में मेरे माता-पिता, मेरी बहन, मेरे दादा-दादी रहते थे। बचपन से जो प्यार मुझे मेरे दादा-दादी ने दिया, वो प्यार मुझे अभी तक मिला नहीं और वो प्यार के लिए मैं अभी तक तरसती हूँ। घर पे ऐसा माहौल था कि पिताजी और माँ बहुत झगड़ा करते थे। लाइक ऐसा होता था कि स्कूल से घर आना, घर से ट्यूशन जाना और फिर से घर आने के लिए मन नहीं करता था। और इन सारे चीज़ों की वजह से मैंने खाने को अपना दोस्त बनाया था। मतलब मुझे कुछ पसंद नहीं आता था। मुझे ना मेरे दोस्त, ना स्कूल, ना घर पे रहना पसंद था। और माहौल इतना ख़राब था कि घर पे झगड़े रोज़ होते थे, मारा-मारी होती थी। लाइक मेरी बहन ने भी बहुत बार मार खाया और मैं बच गई थी क्योंकि मेरे दादा-दादी आए थे। बट मैं जब 6 साल की थी, मेरी दादी गुज़र गई और जब मेरी दादी गुज़र गई, घर का माहौल और ख़राब हो गया। मेरे पिताजी अ, कुछ ज़्यादा ही गुस्से वाले हो गए, कुछ ज़्यादा ही अ, बहुत शराब पीते थे और बहुत एग्रेशन था। तो बहुत डर लगता था घर पे रहने और मैं बचपन से ही टॉम बॉय थी और मैं बॉयज़ के साथ ज़्यादा खेलती थी क्योंकि मेरे को क्रिकेट, बैडमिंटन वो लोग वही खेलते थे। लाइक उनके साथ ही मज़ा आता था। बट मैं घर पे भी कोई मेरा नेबर आता था, मेरे पिताजी शक करने लगते थे। बचपन से मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या गलत कर रही थी और वो पी के बहुत गालियाँ देते थे। और जब मैं 12 साल की हुई, उसी दौरान मेरी मॉम ने खुद को आग जला के अ, सुसाइड की और ये इंसिडेंट उन्होंने सुबह 3 बजे किया था। लाइक 2 से 3 के बीच में हम लोग सब सोए थे, मुझे पता भी नहीं क्या हो रहा था। सब लोग बिल्डिंग के सब लोग आ रहे थे, चिल्ला रहे थे पानी फेंको, पानी फेंको। और पानी फेंक-फेंक के मेरी मॉम अ, वहाँ पे ही मर गई मेरे किचन में ही और हम लोगों ने उसकी पूरी बॉडी जली हुई देखी थी और वो देख के ऐसे लगा कि क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अ, मुझे बचपन से कभी मेरे माँ से प्यार भी नहीं मिला था। मतलब जो प्यार जो दादा-दादी ने दिया था, वो प्यार अभी तक माँ से भी कभी नहीं मिला था। बट उनको देखा, वो भी खुश नहीं थी अपने आप से। अपने लाइफ से उसने खुद को ही ख़त्म कर दिया था और बस मेरे दादा, मेरे पिताजी और मेरी बहन थी। और फिर कुछ सालों के बाद मेरे डैड ने फिर से दूसरी शादी की। फिर उसके बाद घर का एटमॉस्फेयर और अजीब होने लगा क्योंकि थोड़ा अलग लगा कि क्या हो रहा है? कौन है जो नई माँ आई है? उनको हम लोग आंटी बुलाते थे। ऐसे लग रहा था मैं कब बड़ी हो रही हूँ और कब मैं ऐसे अकेले रहना चालू करूँगी, दिमाग में बस वही आ रहा था। कैसे तो स्कूल ख़त्म किया, कैसे तो कॉलेज में मुझे एडमिशन मिला, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं मेरे लाइफ़ से क्या अचीव कर रही हूँ, क्योंकि बचपन से कुछ गोल्स ही नहीं थे। घर पे ऐसे ऐसे ही अ, ऐसे ही था कि लड़कियां हैं, इनको एजुकेशन करना है, पढ़ाई करना है और शादी करानी है। तो जब मैं कॉलेज तक पहुंची, लकीली कुछ लोग जिनको मैं स्कूल से जानती थी वही कॉलेज में थे, तो अच्छे दोस्त बने। वो टाइम कॉलेज जाना बहुत पसंद आता था क्योंकि मैं घर से बाहर ही थी। क्योंकि मैं कॉलेज के बाद उसके बाद मैं फिर से दोस्तों के साथ ही रहती थी और रात को जाती थी, तो इतना कुछ लगता नहीं था। बट फिर से 1 साल के बाद मेरे अभी दादा गुज़र गए। तो अभी दादा गुज़र होने के बाद घर पे तो रहना ही नहीं था। ना मुझे कॉलेज पसंद आने लगा, ना दोस्त, ना कोई भी। तो उसकी वजह से मैंने सोचा
कि मैं ड्रॉप आउट करूँ। तो ड्रॉप आउट करने के बाद मैंने डिसीजन लिया कि मैं एक फ़ोटोग्राफ़ी इंस्टीट्यूट जॉइन करूँ। मैंने 1 साल का कोर्स किया। वो 1 साल के कोर्स में मैंने बहुत कुछ सीखा, बट वो प्रोफ़ेसर्स इतने अच्छे नहीं थे जहाँ से सीखने मिल रहा था। और जब मैं वो कॉलेज में थी मेरी मेरी एक शख़्स के साथ दोस्ती हुई थी जिनके साथ मैं टाइम स्पेंड करना ज़्यादा पसंद करती थी, उनके साथ सेफ़ फ़ील करती थी। और उसने काफ़ी मुझे क्रिएटिवली चैलेंज भी किया था, क्योंकि हम लोगों को शूट्स भी मिलते थे। मेरा बॉयफ्रेंड था वो टाइम, बट मुझे इस लड़की के साथ टाइम स्पेंड करना ज़्यादा पसंद था। और उसके बाद मैंने इतना रियलाइज़ किया कि मैं अगर मेरे बॉयफ्रेंड के साथ भी हूँ, मैं उसके बारे में ज़्यादा सोच रही हूँ। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। और वो टाइम द टर्म द लेस्बियन टर्म, वो मैंने कभी सुना भी नहीं था। मतलब इतना कोई बात नहीं करता था, ना कोई इतना खुले में भी बोलता था। मैंने पहली बार मेरी कज़िन को कॉल किया और मैंने बताया कि मुझे शायद लड़कियाँ पसंद है और मुझे ये लड़की ज़्यादा पसंद है और मुझे पता नहीं क्यों इसके साथ मुझे सेफ़ फ़ील होता है। और उसी टाइम पे ही मैंने मेरे बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप भी किया था। और वो दोस्त के साथ बस मैंने कभी इज़हार नहीं किया कि मुझे वो दोस्त से ज़्यादा पसंद थी, क्योंकि वो मेरे से काफ़ी बड़ी थी और वो एंगेज होने वाली थी। तो मुझे ये लगा कि एटलीस्ट मैं रियलाइज़ कर रही हूँ कि मुझे क्या पसंद है और कौन पसंद है। कोर्स ख़त्म हो गया, सब हो गया। अभी क्या करना है, ना मैं कॉलेज भी कंटिन्यू कर रही थी। तो मैंने सोचा क्यों नहीं फ़ोटोग्राफ़ी में जॉब ढूँढ लेते हैं, कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो मैं काफ़ी लकी थी कि मुझे पेस्ट्री फ़ोटोग्राफ़ी में जॉब मिला। पैसे नहीं मिल रहे थे ज़्यादा, मुझे बस 3,000 मिल रहे थे 1 महीने का। और वो पैसों से मैं बस यही कर रही थी कि ट्रैवलिंग बस सॉर्ट हो जाए और कुछ प्रॉब्लम नहीं था। और मैं इतनी खुश थी कि मैं सुबह जाती थी और रात को 12-1 बजे आती थी। तो मुझे घर पे नहीं रहना पड़ता था। उसी दौरान मुझे बड़ा जॉब ऑफ़र भी मिला टाइम्स ऑफ इंडिया मिड डे में से भी। और खुद के नाम भी आने लगे न्यूज़पेपर पे भी। फ़ोटो क्रेडिट, वो एक सपना था, वो भी पूरा हो गया था। और पर्सनली मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था मुझे डेटिंग चालू करनी चाहिए। लाइक किसी से तो मिलना चाहिए, एटलीस्ट पता तो चले कि ये एग्ज़ैक्टली क्या हो रहा है। उसी के साथ भी मुझे मीडिया में ज़्यादा मज़ा भी नहीं आ रहा था, क्योंकि मीडिया फ़ोटोग्राफ़ी में फ़ीमेल फ़ोटोग्राफ़र्स 4-5 ही थे वो टाइम। और मुझे रिस्पेक्ट ज़्यादा मिला जब मैं बॉम्बे टाइम्स में थी, पर उसके बाद इतना मज़ा नहीं आने लगा। तो मैंने ये भी जॉब छोड़ा। फिर मैंने सोचा क्यों नहीं म्यूज़िक फ़ोटोग्राफ़ी में ट्राई करूँ। म्यूज़िक का पैशन, लाइक म्यूज़िक फ़ोटोग्राफ़ी का पैशन देख के मुझे इतना बड़ा ड्रीम जॉब मिला रोलिंग स्टोन मैगज़ीन में, मैं बता ही नहीं सकती कि कहाँ से कहाँ क्या हो गया। मतलब इतनी खुशी मिली, कभी लगा नहीं था कि मैं एक बड़े ब्रांड के लिए इन हाउस फ़ोटोग्राफ़र होंगी, और मुझे वो मिल गया। और उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ा। उसके बाद मैंने बहुत सारे मैंने डेटिंग करना बहुत चालू किया। एंड पता चला कि बहुत सारे हैं लड़कियां जो एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के हैं, एंड वहाँ पे बहुत सारे कम्युनिटीज़ भी है कहाँ पे हम लोग मिल भी सकते हैं। तो रियलाइज़ भी किया कि ऐसे छोटी कम्युनिटी नहीं है। बट फैमिली को तब तक भी मैंने नहीं बताया था। फिर रोलिंग स्टोन का जॉब जो मैं कर रही थी, वो भी मैंने 1 साल तक किया, फिर मैंने छोड़ा। फिर मैंने सोचा कि अब क्या करूँ? तो 5-6 महीना मैंने ब्रेक लिया था। और मेरा एक टैटू आर्टिस्ट है, वो मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त है। उसकी शादी हो रही थी, तो उसने मुझे इनवाइट किया था। और उसके शादी में सब लोग ड्रंक ही थे, और मैंने ऐसे ही फ़ोटोज़ खींचे थे। और मैंने एज़ अ गिफ्ट उसको दिए थे, लाइक कि ये लीजिए आपके फ़ोटोज़। एंड जब फ़ोटोज़ मैंने फ़ेसबुक पे डाले, मुझे बहुत सारे वेडिंग के शूट्स ऑफ़र होने लगे। और वो काम के बाद मेरा कॉन्फिडेंस भी काफ़ी बढ़ गया कि कि मुझे काम भी मिलने लगा है। तो मैंने ये सोचा कि मैं अभी पैसे जमा करना चालू करूँगी। और मेरा मेन एम था कि घर छोड़ना है, मुझे घर पे नहीं रहना है।
और रेंट में रेंट के लिए मैं पैसे जमा कर रही थी वो टाइम। तो एज अ फ्रीलांस फोटोग्राफर से मैं बहुत कमाने लगी और मैंने इतना कमाया कि मैं रेंटेड अपार्टमेंट में रहने लगी, और वो भी 1 BHK में 3 लड़कियों के साथ। तो वो काफ़ी अजीब और अलग लग रहा था, बट देन मैं इतनी खुश थी कि मैं खुद कर सकती हूँ जो मुझे करना है, और मेरे पास पैसे थे खुद के, और ना मुझे फैमिली से कुछ भी उधार लेना पड़ा। और उसी दौरान एक आर्टिकल आया था न्यूज़पेपर पे मेरे बारे में, टॉकिंग अबाउट दी LGBTQ कम्युनिटी के लिए, और वो आर्टिकल मेरे पिताजी ने पढ़ा। उन्होंने पढ़ के पहले मुझे कॉल किया, 2 दिन मुझे बहुत सुनाया, इतना सुनाया कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था मैं भी क्या बोलूँ, क्योंकि ये मेरी कमिंग आउट स्टोरी वो उनके लिए थी। और वो हो जाने के बाद उन्होंने बस यही कहा कि कभी कॉल मत करना, और घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद रहेंगे। वो बातों से मैंने एक रियलाइज़ किया कि मुझे खुद से ही सब कुछ करना है। ना मेरे पास कोई बैकअप प्लान है, ना देयर इज़ नो गॉडफादर, ना कोई भी है जहाँ से मैं कुछ सपोर्ट भी ले सकूँ। फ्रीलांस प्रोजेक्ट से और नेटवर्किंग से मैं बहुत लोगों को मिली। इसी दौरान मैं एक शख्स को मिली, हम दोनों ने सोचा कि मिलके एक कंपनी चालू कर देते हैं। मैं बहुत खुश थी और मेरा नेटवर्किंग बहुत ही अच्छा था। तो मैंने बहुत बड़े क्लाइंट्स दिए थे हमारे कंपनी के लिए, और फिर थोड़े महीनों के बाद मैंने ये रियलाइज़ किया और नोटिस भी किया कि मेरे ज़्यादा डिसीजंस कोई ले नहीं रहा था। और उसी दौरान हम लोगों की कंपनी का एक आर्टिकल आया, जिसके बारे में मेरा मेंशन ही नहीं था कि मैं को-फाउंडर थी। मैं बस एक इंडिविजुअल फ़ोटोग्राफ़र की तरह मेरा नाम आया था। वो देख के मेरे को बहुत दुखी हुई, और मैंने उसकी वजह से गुस्से में मेरी अपनी खुद की कंपनी चालू की, द फोटो डायरी। और अभी मैं जो भी हूँ, जो भी कुछ कर रही हूँ खुद के लिए और कम्युनिटी के लिए भी, वो ये कंपनी के द्वारा ही कर रही हूँ, क्योंकि हम लोगों की कंपनी इतनी बड़ी हो गई है, 8 साल की हो गई है। हम लोगों ने 500 से ज़्यादा वेडिंग शूट्स किए, इंडिया प्लस इंटरनेशनल। और उसकी वजह से मुझे कॉन्फिडेंस भी इतना मिला कि मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स LGBTQ के भी बनाऊँ, और लोगों को अलग-अलग स्टोरीज़ भी बताओ कि हम लोग कोई विक्टिम कैरेक्टर नहीं है। हम लोग पैदा हुए नहीं है विक्टिम जैसे स्टोरी बताने के लिए। सब लोगों की लाइफ रहती है, पर वो डिपेंड करते हैं कि वो कैसे बाहर आते हैं और कैसे अपनी स्टोरी बताते हैं। आज मैं अपनी कहानी के द्वारा ये बताना चाहती हूँ कि स्ट्रगल बहुत किया ही है। उसके साथ जो मैंने खुद से प्यार किया, खुद को जाना, जो मुश्किलें आई, जो धोखे खाए अपने दोस्तों से, फैमिली से, बट मैंने जीना नहीं छोड़ा, ना मैंने काम करना छोड़ा है। मैंने बस ये सोचा कि मैं अपने आर्ट से कैसे दुनिया को दिखाऊँ कि एक आर्ट से आप बहुत कुछ सोसाइटी को दिखा सकते हैं, एक-एक स्टोरीज़। और मैं इतनी खुश हूँ कि बहुत लोगों ने मेरे फ़ोटो सीरीज़, वीडियो सीरीज़ देख के अपने फैमिली को अपने बारे में बताया है, और वो जान के मुझे इतनी खुशी मिली कि मेरी स्टोरी से बहुत लोग इंस्पायर होकर अपनी फैमिली को बता रहे हैं। दुःख ये बात का भी है कि मुझे बहुत टाइम भी नहीं मिला अपने परिवार से बातचीत करने का भी, मेरे पिताजी या बहन से। 8 साल के बाद अभी रिलेशनशिप मेरे पिताजी, मेरे बहन का और मेरा थोड़ा ठीक हो गया है। हम लोग बात करते हैं, एक दूसरे के बारे में अभी थोड़ा ध्यान देने लगे। मेरी बहन भी काफ़ी बहुत कुछ करने लगी है कम्युनिटी के लिए, जो मुझे कभी लगा नहीं था। आज मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश हूँ, क्योंकि जो भी मैंने कुछ किया है, मैंने खुद के दम से किया है, ना किसी ने मुझे हाथ में आके दे दिया कि ये लो करो। और बहुत कुछ सीखा है, बहुत क्लोज़ लोगों ने बहुत धोखा दिया है, बहुत कुछ ये किया है, बट मैं हूँ यहाँ तक और मैं नहीं जा रही हूँ कहीं भी। और मेरी और भी स्टोरीज़ आते रहेंगे ऑन कम्युनिटी के लिए, और बस सबके सपोर्ट होते रहे। It is said that when you educate a woman, you educate an entire generation. नारी सशक्तिकरण पर ये पंक्तियाँ हमारे दिल को जोश और हिम्मत से भर देती है।
ऐसी ही हिम्मत भरी कहानी अभी हमने सुनी जोश टॉक्स पर और हमें उससे काफ़ी प्रेरणा भी मिली। ऐसी ही कहानी है लक्ष्मी जी की, जिन्होंने CS करके बड़े शहर में वो आए जॉब का सपना लेके, पर उन्हें यहाँ जॉब नहीं मिल पाई। पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, जोश के साथ उन्होंने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम किया और आज एक बड़ी कंपनी में वो काम कर रही हैं। लक्ष्मी जी की ही तरह कई स्टूडेंट्स जैसे कि वैशाली जी, नीला, प्रणाली, आरती और उषा जी ने मिलके जोश स्किल्स के साथ विभिन्न स्किल्स जैसे कि स्पोकन इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, फाइनेंस, बिजनेस बिल्डिंग सीख कर आज अपनी अलग पहचान बनाई है। आज ही अपने जैसे लाखों स्टूडेंट के साथ भारत के नंबर 1 स्पोकन इंग्लिश लर्निंग ऐप जोश स्किल्स ऐप के साथ अपनी इंग्लिश लर्निंग जर्नी शुरू करें।